हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट IMM 5533 के बारे में। उसके लिए आपने स्टेप नंबर 4 को क्लिक करना है, हाउ टू अप्लाई। अपनी चेकलिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे नीचे और आपको एप्लीकेशन पैकेज पे क्लिक करना है और ये आपके पास गेट योर चेकलिस्ट फॉर्म्स एंड इंस्ट्रक्शंस खुल जाएगा। उसके लिए आपने ये इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। हु आर यू स्पॉन्सरिंग? हमारे केस में माई स्पाउस होगा और आपका स्पाउस किस कंट्री से बिलोंग करता है आपने वो सिलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं व्हाट अदर कंट्रीज द पर्सन यू आर स्पॉन्सरिंग लिव्ड इन। अगर आपका स्पाउस जो अभी करंटली कंट्री में है वो डिफरेंट है जहाँ पे उसका पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट बना था, तो आपने डिफरेंट कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेम कंट्री होती है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही सिलेक्ट करूँगी और फिर मैं करूँगी गेट चेकलिस्ट एंड फॉर्म्स। और यहाँ पे आप ये देखें ये फॉर्म्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे और आपके पास डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट IMM 553 ओपन हो जाएगी। तो ये चेकलिस्ट बहुत हैंडी है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट पोर्टल अकाउंट में अपलोड कर लेंगे तो आपने एंड में डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी सारी चेक मार्क कर कर जो आपके लिए एप्लीकेबल है आपने वो कर कर आपने ये भी सबमिट करवानी है अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो सबसे पहले तो आपने टिक करना है फॉर ईच एप्लीकेबल आइटम। और फिर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट नोट भी बताया हुआ है कि अगर आप एक या उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आपने उसकी रिटन एक्सप्लेनेशन भी देनी है। एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन आपने फिर एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है पोर्टल अकाउंट में। एंड और ऑल्सो अगर आपने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी रिलेशनशिप जेन्युइन प्रूफ कर सकते हैं आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आप अपने पोर्टल अकाउंट में अंडर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई भी उन्होंने बताया हुआ है कि आपने जब भी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है तो आपने ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट अपलोड करनी है और ऑल अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद योर एप्लीकेशन। और प्रिंसिपल एप्लीकेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि वो अपने डिपेंडेंट चाइल्ड या चिल्ड्रन के फॉर्म्स भी अपलोड करे उनके बिहाफ पे, जैसे कि उन्होंने यहाँ बताया। और जहाँ जहाँ फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा गया है वहाँ पे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का PDF वर्जन अपलोड कर देना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश या फ्रेंच में नहीं है आपने उसके लिए नोटराइज ट्रांसलेशन विद अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है या फिर ट्रांसलेटर का एफिडेविट अपलोड कर देना है कि उसने ये ट्रांसलेट किया है। तो ये आपने हमेशा ही करना है जहाँ पे आपकी लैंग्वेज इंग्लिश या फ्रेंच यूज़ नहीं हुई हुई। एंड फिर फाइनली उन्होंने बताया है कि डू नॉट सबमिट ओरिजिनल्स अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एज द डॉक्यूमेंट्स यू सबमिट विल नॉट बी रिटर्न। तो कहीं भी आपने ओरिजिनल सबमिट नहीं करवाना। ये मोस्टली पेपर एप्लीकेशन के लिए होता है, तब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए तो ये एप्लीकेबल ही नहीं। जी तो स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस एग्जामिनेशन टू बी कम्प्लीटेड बाय द स्पॉन्सर। तो यहाँ पे स्पॉन्सर से पूछा जा रहा है कि जब उन्होंने अपने परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था क्या आपका जो स्पाउस है वो एग्जामिन्ड था एज अ नॉन अकम्पनिंग डिपेंडेंट। तो अगर येस है इसका आंसर तो आप इसको येस टिक कर दें, अदरवाइज़ अगर आप अनमैरिड थे उस टाइम पे तो आप इसको नो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगी। जी तो अब हम पार्ट A फॉर्म्स रिक्वायर्ड पे चलते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट सबसे पहले है फॉर स्पॉन्सर एंड प्रिंसिपल एप्लीकेंट। जब आप ये फिल कर देंगे कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपने अपलोड कर देनी है अपने ऑनलाइन पोर्टल अकाउंट में, तो इसको टिक कर देंगे हम। फिर है नेक्स्ट पार्ट जो कि स्पॉन्सर के लिए है। जी तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है एप्लीकेशन टू स्पॉन्सर स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट एंड अंडरटेकिंग IMM 1344 फॉर्म। ये है, अगर आपने ये फिल कर दिया है और अपने पोर्टल में अपलोड कर दिया तो आप इसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन फ़ी की रिसीट है जिसमें आपकी स्पॉन्सरशिप फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी और बायोमेट्रिक फ़ी आती है और आपकी परमानेंट रेजिडेंस फ़ी है। तो रिकमेंडेड तो यही है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे कर रहे हैं तो आप राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ी पे कर दें। आप उसको बाद में भी कर सकते हैं पे, लेकिन उससे आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम में फ़र्क आ सकता है और वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। लेकिन आपका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप परमानेंट रेजिडेंस फ़ी पे नहीं भी करते, तो इससे आपकी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे उनकी मिल जाएगी और ये हैं जो जिसमें आपका $1080 है और बायोमेट्रिक फ़ी सेपरेट होती है जो कि 85 पर पर्सन है। नेक्स्ट फिर अगर आपने ये कर दिया है, आपने राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ी पे कर दी है, तो आप इसको भी टिक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका फाइनेंशियल एवेल्यूएशन IMM 1283 फॉर्म जो कि स्पॉन्सर फिल करेगा अगर आप जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं उसका कोई डिपेंडेंट 1 या मोर चिल्ड्रन है, अदरवाइज़ आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो ये नेक्स्ट सेक्शन जो है वो स्पॉन्सर पर्सनस के लिए है जो कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट एंड फैमिली मेम्बर्स है। सबसे पहले क्लास ऑफ एप्लीकेशन है। तो अगर आपका एप्लीकेंट जो है वो आउटसाइड कनाडा है और आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपका
आप चूज़ करेंगे फैमिली क्लास एंड आई एम करेंटली लिविंग आउटसाइड कनाडा। ये प्रिंसिपल एप्लीकेंट सेलेक्ट कर रहा है तो इसलिए वो आउटसाइड कनाडा है, तो वो करेंगे आई एम करेंटली आउटसाइड कनाडा एंड आई एम अप्लाइंग अंडर द फैमिली क्लास। उसके बाद आपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ जाना है, जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कनाडा IMM 008। ये प्रिंसिपल एप्लीकेंट फिल करते हैं और जब वो फिल कर अपलोड कर देते हैं तो आप इसको भी टिक मार्क कर सकते हैं। तो ये अब डिजिटल फॉर्म है एंड कैन बी कम्प्लीटेड ऑनलाइन। तो ये ऑलरेडी आपके पोर्टल अकाउंट में होगा, आपने बस उसको एडिट करना है। जब आप कर लेंगे तो आप इसको टिक कर सकते हैं कि ये आपने फिल कर दिया है। नेक्स्ट है कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स का फॉर्म। आप ये लिंक को क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपने वो फॉर्म उस तरह से फिल करना है। पाकिस्तान के लिए अगर आप देखेंगे तो ये ट्रैवल सप्लीमेंट्री फॉर्म है जो आपने फिल करना होता है और आप यहाँ पे एडिशनल फॉर्म्स की जगह नीचे लिख सकते हैं कि हम फॉर्म का IMM फॉर्म नंबर क्या है और ट्रैवल सप्लीमेंट्री फॉर्म है, और जब आप वो फिल करके अपलोड कर देंगे तो आप इसको टिक कर सकते हैं। और जहाँ पर कोई फॉर्म रिक्वायर नहीं है वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं एडिशनल फैमिली इन्फॉर्मेशन IMM 5406। ये फैमिली इन्फॉर्मेशन आपकी प्रिंसिपल एप्लीकेंट की तरफ से फॉर्म है जो उसने फिल आउट करना है और उसके लिए आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इस फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स की जो 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर हैं, जो ऑलरेडी कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। आप जब ये फॉर्म फिल कर देंगे, आप अपलोड कर दें पोर्टल में जाकर और आप इसको टिक कर देंगे चेकलिस्ट पे कि ये भी आपने फॉर्म कर दिया है। उसके बाद प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए नेक्स्ट फॉर्म है स्केड्यूल A बैकग्राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म IMM 5669। ये आपको बैकग्राउंड चेक के लिए बहुत ज़रूरी फॉर्म है। तो प्रिंसिपल एप्लीकेंट जब ये फिल करेंगे तो इसमें आपने अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मेक श्योर कि आप सब कुछ इंक्लूड करें, अपना वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स। और ये भी डिजिटल हो गया है, आप इसको कंप्लीट करेंगे ऑनलाइन, पोर्टल पर देखेंगे तो एडिट कर आप अपलोड कर दें और चेकलिस्ट पे इसको टिक मार्क कर दें। सो नेक्स्ट सेक्शन है जो कि पोस्ट स्पॉन्सर और प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने साथ फिल करना है। ये फॉर्म्स हैं जिसमें स्पॉन्सर और प्रिंसिपल एप्लीकेंट दोनों की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो पहला फॉर्म है रिलेशनशिप इन्फॉर्मेशन एंड स्पॉन्सरशिप एवेल्यूएशन IMM 5532, जिसमें प्रिंसिपल एप्लीकेंट और स्पॉन्सर दोनों के साइंस चाहिए। ये फॉर्म मेजर रोल प्ले करेगा आपका रिलेशनशिप जेन्युइन प्रूफ करने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर को। तो मेक श्योर कि आप सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट इस पर इनपुट करें और यहाँ पे हर जगह पर जहाँ जहाँ स्पॉन्सर या प्रिंसिपल एप्लीकेंट के सिग्नेचर्स चाहिए उन्होंने वहाँ पे वो नंबरिंग और किस पार्ट में चाहिए वो भी उन हाईलाइट किए हुए हैं। अगर आप ये फिल कर चुके हैं तो आप इसको भी टिक मार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्म है यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव IMM 5476। तो ये मैंने पिछली वीडियो पे भी बात की थी। ये आपको प्रिंसिपल एप्लीकेंट को तब ये चाहिए होता है अगर उसने अपने जेनेरिक फॉर्म IMM 008 में अपने मेलिंग एड्रेस में स्पॉन्सर का मेलिंग एड्रेस जो कि इनसाइड कनाडा एड्रेस है वो मेंशन किया हुआ है। तो आप अपने स्पॉन्सर को एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी शो कर सकते हैं। तो अगर आप अपॉइंट करें अपने स्पॉन्सर को रिप्रेजेंटेटिव तो आप ये फॉर्म यूज़ करेंगे और वहाँ पर अपने स्पॉन्सर का इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं आई एम अपॉइंटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव और उसके लिए आप IMM 5476 फॉर्म कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट तो आप इसको कर देंगे आई एम नॉट अपॉइंटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव और उसको टिक मार्क कर देंगे। पे जो लिंक प्रोवाइड किया गया है तो आप वो भी देख सकते हैं टू सी हु कैन रिप्रेजेंट यू हियर। तो आप इस लिंक से भी देख सकते हैं कि अगर आपने कोई कंसल्टेंट या लॉयर हायर किया हुआ है तो उस केस में भी आपको यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म चाहिए होगा। अगर आप स्पॉन्सर को एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना चाह रहे हैं तो उस केस में भी आप रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं आई एम नॉट अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव को। तो हमारे केस में हमने स्पॉन्सर को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया था तो इसलिए मैं इसको टिक मार्क कर रही हूँ और फिर आप ऊपर भी टिक मार्क कर सकते हैं जी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ जो कि है अथॉरिटी टू रिलीज पर्सनल इंफॉर्मेशन टू अ डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल IMM 5475। तो अगर आप नहीं करना चाहते रिलीज़ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन टू अ डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको ऑथराइज़ कर सकते हैं जो कि हमने अपने केस में किया था और आप उसको टिक मार्क कर दें। आप इसको इस लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट बी जो है वो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इस पे है आप कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने रिलेशनशिप को जेन्युइन प्रूफ करने के लिए प्रोवाइड करते हैं उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि वो इंग्लिश में हो। अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो आपको उसकी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन प्रोवाइड करनी है इन ईदर इंग्लिश और फ्रेंच, सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो कि आपके इंग्लिश या फ्रेंच में ऑलरेडी नहीं है। फिर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने अपलोड करनी है अ PDF ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट।
फिर आपने कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी चेक करनी है कि अगर आपकी कोई कंट्री के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई फॉर्म्स हैं जो आपको एप्लीकेशन के लिए ऐड करने हैं टू प्रूव योर रिलेशनशिप और फॉर द बैकग्राउंड चेक, तो आप उसके लिए भी ये इस रिक्वायरमेंट्स लिंक्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो स्पॉन्सर के लिए पहले चाहिए, पहला है स्पॉन्सर का स्टेटस इन कनाडा। तो अगर स्पॉन्सर परमानेंट रेजिडेंट है तो वो अपने परमानेंट रेजिडेंट कार्ड की फ़ोटोकॉपी या तो COPR प्रोवाइड करेंगे। अगर उनको कार्ड नहीं अभी तक मिला तो आप इसको टिक मार्क कर दें। अगर आप कैनेडियन सिटीज़न हैं तो आप उस बॉक्स को चेक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू द स्पॉन्सर अ कैनेडियन सिटीज़न लिविंग आउटसाइड कनाडा। अगर आप कैनेडियन सिटीज़न हैं पर आप कनाडा के बाहर रह रहे हैं तो आप इसको येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो करेंगे। अगर आप इनसाइड कनाडा रह रहे हैं, बेशक आप परमानेंट रेजिडेंट है या कैनेडियन सिटीज़न है, तो इनसाइड कनाडा के लिए इसका आंसर होगा नो, अदरवाइज़ आप इसको येस कर देंगे। तो मैं इस केस में कर रही हूँ नो और मैं इसको टिक कर दूँगी। फिर थर्ड क्वेश्चन है, डू यू द स्पॉन्सर एंड द पर्सन यू आर स्पॉन्सरिंग हैव अ चिल्ड्रन टुगेदर who may have a claim to a Canadian citizenship। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपका इसका स्ट्रेट अवे आंसर होगा नो और आप इसको टिक कर देंगे जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्पॉन्सर के लिए है वो अबाउट प्रीवियस रिलेशनशिप्स है। आर यू द स्पॉन्सर करेंटली मैरिड टू एनी वन अदर दैन द पर्सन यू आर स्पॉन्सरिंग। तो इसका आंसर नो होगा अगर आप करेंटली मैरिड नहीं हैं अदर दैन द प्रिंसिपल एप्लीकेंट। उसके बाद उन्होंने पूछा है, हैव यू द स्पॉन्सर प्रीवियसली बीन स्पॉन्सर योर सेल्फ फॉर परमानेंट रेजिडेंस। अगर आप किसी स्पॉन्सरशिप के थ्रू खुद आए हैं या आपको परमानेंट रेजिडेंस मिली है तो आप इसका आंसर येस करेंगे, अदरवाइज आपने अगर खुद परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया था तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू द स्पॉन्सर एवर बीन प्रीवियसली मैरिड। तो इसका आंसर भी होगा अगर आपकी पहले शादी नहीं हुई हुई तो आप इसका आंसर नो क्लिक कर देंगे। हैव यू द स्पॉन्सर एवर प्रीवियसली बीन इन अ कॉमन लॉ रिलेशनशिप। तो इसका आंसर भी होगा नो। फिर उन्होंने आपसे स्पॉन्सर से पूछा हुआ है एम्प्लॉयमेंट या सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप आउटसाइड क्यूबेक हैं तो आप इसको फिल करेंगे, अदरवाइज अगर आप क्यूबेक रेजिडेंट है तो आपको ये 5 जो क्वेश्चन है ये आपको फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर स्पॉन्सर करेंटली वर्क करता है कनाडा में तो आपको उसका ओरिजिनल लेटर आपको चाहिए फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर, स्टार्टिंग आपकी पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सैलरी एंड रेगुलर आवर्स पर वीक, या फिर सपोर्टिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उसके साथ साथ आपको चाहिए अपना नोटिस ऑफ असेसमेंट फ्रॉम कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी CRA, जो आप अपने CRA अकाउंट में जाकर अपना नोटिस ऑफ असेसमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप टिक कर देंगे जी। यहाँ पे चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पॉन्सर्ड पर्सन्स, प्रिंसिपल एप्लीकेंट एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स। सो सबसे पहले तो प्रिंसिपल एप्लीकेंट का हमें चाहिए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट जो पोर्टल अकाउंट पे हम अपलोड करेंगे उसमें मोस्ट रिसेंटली इशूड पासपोर्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे हम लिविंग इन कनाडा प्रूफ ऑफ स्टेटस चाहिए। हमारे केस में आउटसाइड कनाडा है तो ये इनवैलिड है। उसके बाद हम करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट प्रिंसिपल एप्लीकेंट का अपलोड, और उसके बाद है कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप और रेजिडेंस। उसके लिए आप अपने कंट्री का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो आपके पास है आप वो अपलोड करेंगे फॉर योर सेल्फ एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स। और आप अपनी कॉपी ऑफ योर फैमिली बुकलेट अपलोड कर देंगे जो कि आपकी FRC है जो आपको नादरा से मिल सकती है फॉर पाकिस्तान। और अगर आप कुछ भी अपलोड नहीं कर रहे तो आप उसको टिक मार्क कर देंगे कि नीदर ऑफ द अबव अप्लाइज टू मी। फिर आ जाते हैं सिविल स्टेटस डॉक्यूमेंट्स में। ये आपके प्रूफ ऑफ मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं ये उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो करंट रिलेशनशिप में जहाँ पे आप लीगली मैरिड हैं जो आपका प्रूफ दे सकता है जो कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा, आपको यूनियन काउंसिल से वो मिल सकता है। आपका निकाहनामा होगा जो कि आपका उर्दू की कॉपी होगी और आपने उसको ट्रांसलेट करवाना है इंग्लिश में, वो कॉपी भी साथ लगेगी तो आप उसको टिक मार्क कर देंगे। प्रिंसिपल एप्लीकेंट के अगर कोई प्रीवियस रिलेशनशिप्स थे, प्रीवियसली बीन मैरिड और सेपरेटेड, कुछ ऐसी चीज़ें थी तो आप उसके लिए ये देख सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप वो उसको टिक मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे जो कि है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन। तो इस केस में अगर आपके चिल्ड्रन हैं तो आप ये सेक्शन फिल करेंगे और आप जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप उसको टिक मार्क कर दें उस बॉक्स को। और अगर इसमें कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे इन ईच राइट बिसाइड ईच आइटम। तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। नेक्स्ट आपको पुलिस सर्टिफिकेट एंड क्लियरेंसेस चाहिए। तो ये सिर्फ प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेबल है, स्पॉन्सर को पुलिस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल एप्लीकेंट जहाँ जहाँ आप मोर देन 6 मंथ्स रहे हैं सिंस द एज ऑफ 18 आपने उसका पुलिस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो एक आपकी खुद की कंट्री हो जाएगी और अगर आप कहीं बाहर पढ़ाई के लिए गए थे अपनी एजुकेशन के लिए तो आपके और वहाँ पे मोर देन 6 मंथ्स रहे तो आप उसका भी पुलिस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे पोर्टल में।
जब आप अपलोड कर देंगे तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे और यहाँ पे कंट्री का नाम लिख देंगे जिसका पुलिस सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है पोर्टल में। और उन केसेस में जहाँ पे प्रिंसिपल एप्लीकेंट कनाडा में भी विजिट कर चुके हैं और मोर देन 6 मंथ्स रह चुके हैं पहले, तो वहाँ पे आपको कनाडा का पुलिस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे IRCC खुद आपका रिक्वेस्ट कर लेगी फॉर योर कैनेडियन पुलिस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है मिलिट्री सर्विस। अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट या डिपेंडेंट चिल्ड्रन ने कभी मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड की है तो उसके केस में येस होगा, अदरवाइज़ आप इसको नो टिक कर सकते हैं। और अगर आपने येस किया है तो आपने प्रोवाइड किया मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स पोर्टल में, तो आप उसको भी चेक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फ़ोटो पर। तो प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने एक फ़ोटो अपलोड करनी है पोर्टल पर, फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ द फ़ोटो, जिसमें बैक साइड पर आ जाएगा प्रिंसिपल एप्लीकेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ और फ़ोटो स्टूडियो की इन्फॉर्मेशन, जिसमें फ़ोटो स्टूडियो का एड्रेस होगा, नाम होगा और डेट होगी जब वो फ़ोटो ली गई होगी। आप इसको भी टिक मार्क कर सकते हैं जब आप ये अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन तब आता है जब आपकी एक्नॉलेजमेंट और रिसीट होती है, आपकी बायोमेट्रिक हो जाता है और फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट आती है। तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे और हम इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो नंबर 7 है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप टू स्पॉन्सर, जिसमें पार्ट ए में उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर यू एंड योर स्पाउस करंटली लिविंग टुगेदर। अगर इसका आंसर नो है तो आपको उन्होंने कहा हुआ है कि आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स जो नीचे बुलेट्स में दिए हुए हैं आपने प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहला है प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसमें आपने लेटर्स, कोई टेक्स्ट मैसेजेस में आपने बात की हुई है, व्हाट्सएप चैट्स हैं, आपकी आई मैसेजेस हैं, आपकी ईमेल्स हैं, सोशल मीडिया कन्वर्सेशंस हैं, आपने वो प्रोवाइड करनी है, जो कि मैक्सिमम ऑफ 10 पेजेस होंगे। तो ये 10 पेजेस हैं, फ्रंट एंड बैक को काउंट कर टोटल 10 पेजेस बनते हैं। और मेक श्योर अगर आपकी चैट्स जो है वो इंग्लिश में नहीं हुई हुई तो आप उसकी ट्रांसलेशन की सर्टिफाइड कॉपी भी अटैच करें एज अ प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर स्पाउस। उसके बाद नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ योर स्पॉन्सर्स विजिट। तो शादी के लिए या शादी के बाद जब जब स्पॉन्सर आपसे मिलने आया है आपने उसके प्रूफ लगाने हैं एज एयरलाइन टिकट कूपन्स या बोर्डिंग पासेस, फोटोकॉपीज ऑफ योर स्पॉन्सर्स पासपोर्ट, एंट्री और एग्जिट की स्टैंप शो करने के लिए, तो आपने वो भी अटैच करनी है। लेकिन अगर आप इसका आंसर येस दे रहे हैं तो आपने, जहाँ पे पूछा गया कि अगर आप और आपका स्पाउस करंटली एक साथ रहते हैं, उस केस में आपने एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं जो कि नीचे मेंशन्ड है। तो हमने इसका आंसर नो किया है कि अभी हम एक साथ नहीं रहते, स्पॉन्सर एंड द प्रिंसिपल एप्लीकेंट। नेक्स्ट बी में पूछा गया है डू यू एंड योर स्पाउस हैव एनी चिल्ड्रन टुगेदर। तो वो हमने ऊपर भी इसका आंसर दिया था, तो इसका आंसर होगा नो। अगर आप इसको येस टिक कर रहे हैं तो आपने अपने चाइल्ड की या चिल्ड्रन की कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करनी है शोइंग द नेम्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। नेक्स्ट है इज़ दिस अ फर्स्ट मैरिज फॉर बोथ यू एंड योर स्पॉन्सर। अगर इसका आंसर येस है तो आप इसको येस टिक कर दें, अगर नहीं तो आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ लगाना है नो कर। हैव यू एंड योर स्पॉन्सर बीन मैरिड फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 years। अगर आप जब ये स्पॉन्सर या एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने 2 साल हो गए आपकी शादी को, तो आप इसका आंसर येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो टिक कर देंगे। और हमारे केस में ये नो है तो मैं इसको नो टिक कर रही हूँ। फिर अगर आपने ऊपर 4 क्वेश्चंस में येस आंसर नहीं किया, जो कि हमारे केस में हमने नहीं किया, तो हम इसके लिए ये सारे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो पहली चीज़ जो आपने प्रोवाइड करनी है वो है फ़ोटोज़ ऑफ योर वेडिंग, कस्टमरी सेलिब्रेशंस, इंगेजमेंट एंड आउटिंग्स। मैक्सिमम ऑफ 20 फ़ोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट्स है और आपने वो फ़ोटोग्राफ्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस ली होनी चाहिए और उसकी डिटेल्स होंगी। अगर आपके साथ उन फ़ोटोग्राफ्स में आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स या आपके क्लोज़ फ्रेंड्स भी इंक्लूडेड हैं तो आपने उसकी डिटेल्स देनी है। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी फ़ोटोज़ में आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं तो आपने उस फ़ोटोग्राफ की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, वो कब ली गई थी, ओकेजन क्या था और किस टाइम पे ली गई थी। और आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और नाम लोगों के। तो आपने अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच फ़ोटो प्रोवाइड करना है और उसका फॉर्मेट भी उन्होंने बताया हुआ है कि वो फ़ोटोज़ उस डॉक्यूमेंट में किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो जब आप वो फ़ोटोज़ लेबल कर देंगे तो उसके साथ साथ आपने उनको नीचे जो उन्होंने बताया हुआ है विंग 4 ऑप्शंस में से आपने एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने, और आप ज़्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप इसको टिक मार्क कर देंगे, एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। सबसे पहले आता है एनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो प्रूव कर सके दैट यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज ईच अदर स्पाउस। वो एम्प्लॉयमेंट या इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी हो सकते हैं जिसमें आपके स्पाउस का नाम एज अ बेनिफिशरी शो होता है। आप उसको एज अ बेनिफिशरी अपना स्पाउस का नाम ऐड करवा कर ये डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बिटवीन यू एंड योर स्पॉन्सर एंड और शेयर्ड एक्सपेंसेस। तो ये उस केस में हो सकता है कि अगर जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो आउटसाइड कनाडा है उसको मंथली बेसिस पर स्पॉन्सर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और आप एज अ बैंक स्टेटमेंट वो प्रूफ लगा सकते हैं।
नेक्स्ट है अदर प्रूफ दैट योर रिलेशनशिप इज़ रिकग्नाइज बाय योर फ्रेंड्स एंड और फैमिली। तो आप लेटर फ्रॉम योर फ्रेंड ले सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन शोइंग अ पब्लिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना फेसबुक पे रिलेशनशिप स्टेटस चेंज कर लिया है और आपने अपने स्पाउस का नाम ऐड किया हुआ है तो आप वो भी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए ये एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। लेटर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप एफिडेविट्स ले सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड से। अगर किसी ने आउट ऑफ कंट्री से आकर आपकी वेडिंग अटेंड की हुई है तो आप उनकी एयरलाइन टिकट्स और उनका एक लेटर अटैच कर सकते हैं जो कि गारंटी दे सकते हैं कि आपका वो रिलेशनशिप जेन्युइन है। इसके सैम्पल आपको लेटर्स मिल सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप गूगल सर्च पे भी देखेंगे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं एज सैम्पल लेटर्स। तो हमारे केस में ये दो थे जिनको मैंने टिक मार्क किया है, हमने यही दो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे। तो अगर आपके पास प्रूफ ऑफ पास्ट कोहैबिटेशन है, इफ़ यू आर नॉट करेंटली लिविंग टुगेदर बट डिड एट वन पॉइंट इन द पास्ट का प्रूफ है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर सके, आपने उनको एक डिटेल्ड लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों नहीं आपके पास ये चीज़ अवेलेबल। जी, तो मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट जो कि सिग्नेचर्स का है। ये आपको इंश्योर करता है कि जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या किए हैं उसमें आपके कहाँ कहाँ पे सिग्नेचर्स चाहिए स्पॉन्सर एंड प्रिंसिपल एप्लीकेंट के। तो यहाँ पे देखें एप्लीकेशन टू स्पॉन्सर, स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट एंड अंडरटेकिंग में IMM 1344 में स्पॉन्सर और प्रिंसिपल एप्लीकेंट दोनों के सिग्नेचर्स चाहिए। आप उसको टिक मार्क कर दें कि आपने कर दिए हैं। जेनेरिक एप्लीकेशन में सिर्फ प्रिंसिपल एप्लीकेंट के चाहिए। फिर आता है रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन एंड स्पॉन्सरशिप एवेल्यूएशन IMM 5532, कहाँ कहाँ पे स्पॉन्सर और प्रिंसिपल एप्लीकेंट के सिग्नेचर चाहिए यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो आपको इंश्योर करता है कि आप कोई भी सिग्नेचर मिस नहीं करें। और उसके बाद आता है एडिशनल फैमिली इंफॉर्मेशन IMM 5406। इसमें आपके प्रिंसिपल एप्लीकेंट के ऑल फैमिली मेम्बर्स ऑफ द प्रिंसिपल एप्लीकेंट, जिसमें डिपेंडेंट चिल्ड्रन 18 ईयर्स ऑफ एज आ जाता है। अगर है तो आप इसको टिक मार्क कर दें, वरना प्रिंसिपल एप्लीकेंट के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। स्केड्यूल ए जो है बैकग्राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म 5669, उसमें प्रिंसिपल एप्लीकेंट के अगेन सिग्नेचर चाहिए होते हैं। इफ़ एप्लीकेबल तो फैमिली मेम्बर्स के भी आप इंक्लूड करते हैं जो कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ जाते हैं, अदरवाइज आपसे प्रिंसिपल एप्लीकेंट के टिक मार्क कर देंगे। यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अगर है तो आप उसको कर दें येस, और अगर आपने नहीं अपॉइंट किया तो आपका नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। तो ये वेरी करता है केस बाय केस। अगर आपने यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म फिल आउट किया है तो आप इसको टिक कर दें येस। हमारे केस में मैंने येस किया है, और अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अथॉरिटी टू रिलीज पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू अ डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल IMM 5475 इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपने येस किया हुआ है ऊपर तो आप इसको टिक मार्क कर दें ईच पर्सन 18 ईयर्स ऑफ एज हु इज़ अपॉइंटिंग अ डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल। और अगर आपने ये फॉर्म नहीं किया तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो इस तरह से आपके सारे फॉर्म्स फिल हो जाएंगे और आप चेकलिस्ट भी ये सारी टिक मार्क करके अपलोड कर देंगे अपने पोर्टल अकाउंट में। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि आपने ये एक चेकलिस्ट कैसे फिल इन करनी है और आपने कौन कौन से फॉर्म्स अपलोड करने हैं सिग्नेचर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।